हेलो दोस्तों, सुवर्णा क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 2 लेके आई हूँ सक्षम की, जो कि मुख्य सेविका हेतु बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आता रहे आपके पास और क्लास मेरी जाती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको आयरन लौ तत्व करा दिया था। अगर जिन दोस्तों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ देख लें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। यहाँ है आयोडीन। आयोडीन का स्रोत क्या है दोस्तों? हमें आयोडीन प्राप्त होता है आयोडीन युक्त नमक से, दूध से, अंडा से। ठीक है दोस्तों, इसका महत्व क्या है? तो महत्व इसका बहुत ही अच्छा है। आयोडीन शरीर को सही कार्य करने में सहायता करता है। आयोडीन क्या करता है? शरीर को सही कार्य करने में सहायता करता है। ठीक है, इसकी कमी से बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन युक्त भोजन व नमक का सेवन भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है। यानी किसके लिए आवश्यक है? तो मस्तिष्क के विकास हेतु आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम का स्रोत क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम का स्रोत है दूध एवं समस्त दुग्ध पदार्थ। कहाँ से प्राप्त होता है? दूध एवं समस्त दुग्ध पदार्थ से। नेक्स्ट है गहरी हरी पत्तेदार सब्जियों से, जैसे कि पालक, ब्रोकली, कड़ी पत्ता। ठीक है दोस्तों, इसमें सब में क्या मिलता है? कैल्शियम। अन्य में क्या आ जाता है? रागी, सहजन, रामदाना, मशरूम, तिल, सूखी मछली। इन सभी में क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, तो कैल्शियम का महत्व व लाभ क्या है आपके? कैल्शियम बच्चे की हड्डियों कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम बच्चे की हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करता है। सही मात्रा में कैल्शियम करने से मांसपेशियों व तंत्र मजबूत बनती हैं। यानी क्या बनती हैं? मांसपेशियाँ और तंत्र मजबूत होता है। किससे? कैल्शियम से। गर्भावस्था में कैल्शियम उच्च रक्तचाप के संभावित खतरों को कम करना है। यह मांसपेशियों एवं मेरुदंड के विकास में सहायक है। किस में सहायक है? मांसपेशियों एवं मेरुदंड में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं फॉलिक एसिड। क्या है दोस्तों? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो गहरी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जिसमें क्या क्या आ जाती हैं? पालक, सेम की फली, सरसों का साग, अंकुरित दालें, ब्रोकली, मूंगफली, राजमा, सोयाबीन, कलेजी, मांस, झींगा। ये सब क्या है? इन सभी में क्या प्राप्त होता है? तो फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का लाभ है फॉलिक एसिड गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क और मेरुदंड के विकास में सहायता करता है। गर्भधारण से पहले एवं गर्भावस्था की पहली तिमाही में फॉलिक एसिड का सेवन करने से बच्चों को जन्म दोषों से बचाया जा सकता है। फॉलिक एसिड का सेवन करने से किया जा सकता है? बच्चों को जन्म दोषों से दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सी तिमाही में? तो पहली तिमाही में। किस तिमाही में कार्य करता है? पहली तिमाही में हमें खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो पीले, नारंगी फल सब्जियां, जैसे आम, पपीता, तरबूज, गाजर, कद्दू, टमाटर। इन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि तरबूज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। पालक में, अरवी के पत्तों में विटामिन ए, अंडा, मछली, कलेजी में विटामिन ए, कॉड लीवर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए का महत्व। विटामिन ए रतौंधी से बचाव में सहायक होता है एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से सभी आयु वर्ग की रोग प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ती है। धात्री माताओं को विटामिन ए युक्त भोजन सेवन करना चाहिए। विटामिन ए युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, ठीक है दोस्तों, जिससे कि नवजात शिशु को स्तनपान से पर्याप्त विटामिन ए हो सके। क्या विटामिन ए प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। अब आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का स्रोत है मोटा अनाज जैसे गेहूँ, चना, दालें, मूंगफली, इन सभी में क्या आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का महत्व। विटामिन बी1 गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है क्योंकि यह भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है विटामिन बी12। विटामिन बी12 का स्रोत है मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडे इत्यादि। इसका महत्व क्या है। विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं को, किसको, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। सभी आयु वर्ग के एनीमिया से बचाव करती हैं। सभी आयु वर्ग के एनीमिया से क्या करती हैं, बचाव करने में सहयोग करता है। यह मेरुदंड स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी विटामिन बी12 किस किस कार्य में आता है, तो ये लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, सभी वर्ग के एनीमिया से बचाव करता है और मेरुदंड स्वस्थ रखता है। रीढ़ की हड्डी को कैसे रखता है, स्वस्थ रखता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं हम विटामिन बी6। बी6 का स्रोत है मांसाहारी स्रोत जैसे अंडा, मीट, दूध व अनाज, ये सभी क्या हैं, विटामिन बी6 के स्रोत हैं। महत्व क्या है इसके, तो विटामिन बी6 अब सभी वर्ग यानी सभी आयु वर्ग का एनीमिया से बचाव करता है, जैसे बी12 कर रहा है। इसकी कमी से त्वचा रोग, क्या, त्वचा रोग, थकान, ओठों के कोनों का फटना आदि हो सकता है। अगर विटामिन बी6 की कमी है दोस्तों, तो इससे क्या होता है, सभी आयु वर्ग का एनीमिया के बचाव हो सकते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाएगा, त्वचा रोग होगा, थकान होगी, होठों को कोने फटेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का स्रोत है टमाटर, नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद, अंगूर, ये सब क्या है, विटामिन सी के स्रोत हैं। पुदीना विटामिन सी, कच्ची प्याज विटामिन सी, कच्चा आम विटामिन सी, हरी मिर्च विटामिन सी, हरा धनिया विटामिन सी, ये सब स्रोत हैं इसके। इसका महत्व क्या है, सभी आयु वर्ग में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मांसपेशियों, दांतों व जोड़ों को मजबूत रखता है। इसकी कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है। यह शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। यह क्या करता है, शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, क्या, विटामिन सी, जिससे एनीमिया की रोकथाम में सहायता मिलती है, ठीक है दोस्तों। आता है विटामिन डी। विटामिन डी स्रोत है मछली, कलेजी, अंडे की जर्दी, ये सब क्या है, विटामिन डी के स्रोत हैं। पालक, सोयाबीन विटामिन डी, दूध विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, इसमें क्या होता है, शरीर में विटामिन डी बनाने में मदद करता है, क्या, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का महत्व क्या है दोस्तों, तो गर्भावस्था के दौरान विटामिन डी की शरीर में पर्याप्त उपलब्धता से गर्भवती महिला का उच्च रक्तचाप से बचाव होता है। साथ ही जन्म के समय कम वजन और समय से पूर्व प्रसव होने का संभावना कम किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है आवश्यक फैटी एसिड ओमेगा 3 व ओमेगा 6। इसका स्रोत क्या है, फ्लैक्स। इसका स्रोत फ्लैक्स, चिया के बीज या अखरोट, इसमें क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 व ओमेगा 6। नट्स एवं तिलहन, ओमेगा 3 एवं ओमेगा 6। मछली में ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। नट्स का अर्थ होता है सिंघाड़ा, क्या, सिंघाड़ा, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, नट का पर्यायवाची है, ठीक दोस्तों। इसका महत्व क्या है ओमेगा 3 और 6 का। आवश्यक फैटी एसिड का कार्य शरीर की क्रियाओं को सही तरीके से संचालित करना है। यह शरीर में बुरे फैट को कम करता है। इनका विशेष योगदान हृदय गति के संचालन में है। यह दिल की बीमारियों से भी बचाव करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से नींद कम आना, त्वचा और बाल का बेजान होना, एकाग्रता में कमी
और क्या है, एकाग्रता में कमी हो गया, आँखों से संबंधी परेशानियाँ और जोड़ों में दर्द जैसी तकलीफ़ें हो सकती हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गर्भवती स्त्री और शिशु के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी ज़रूरी होता है। इसे खाने से शिशु का शरीर और मस्तिष्क का सही ढंग से विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मौसमी फल एवं सब्जियों का महत्व। प्रकृति में उपलब्ध मौसमी फल और सब्जियां शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। कुछ फल और सब्जियां जैसे कि केला, प्याज, आलू हमें पूरे साल आसानी से मिल जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो कि एक विशेष समय में ही पाए जाते हैं। जैसे कि ऋतुएं हैं आपकी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो गर्मी के मौसम में भूख कम लगती है। पहले तो हमें क्या करना होता है, यानी कि भूख कम लगती है और शरीर में पानी की कमी होने का खतरा अधिक होता है। कब? ग्रीष्म ऋतु में। तो इसमें क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के मुख्य फल और सब्जियां कौन कौन सी हैं? तरबूज है, तरबूज, टमाटर, आड़ू, रसभरी अंगूर, आम, बैंगन, खीरा, शिमला मिर्च, लौकी, कद्दू, करेला, केला। इनमें से कुछ में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, यानी कि ये सभी क्या हैं? तो ये ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होने वाले फल सब्जियां हैं। अब आते हैं वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु के दौरान स्वस्थ व स्वच्छता संबंधी सावधानियाँ आवश्यक होती हैं, क्योंकि इस मौसम में पानी एवं मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ जैसे कि डायरिया हो गया, मलेरिया, डेंगू की संभावना बढ़ जाती हैं। इसलिए इसमें वर्षा ऋतु के मुख्य फल और सब्जियां क्या क्या हैं? कद्दू, ब्रोकली, पालक, मकई, बैंगन, सेब, तोरई, लौकी, चुकंदर, आम, शरीफा। ये सब क्या हैं इसमें? यानी हमें वर्षा ऋतु में क्या पाए जाते हैं? ये सब पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं हम शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या होता है कि शीत ऋतु के दौरान खांसी, बुखार जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सर्दी के दौरान, यानी कि सर्दी के मौसम में व्यक्ति को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। शीत ऋतु के मुख्य फल और सब्जियां क्या क्या हैं? तो दोस्तों देखिए, इसमें पपीता भी मिल जाता है, संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, सेब, अमरूद, मशरूम, गोभी, चुकंदर, गाजर, पत्तेदार सब्जियां, अनार, हरी बीन्स, मूली, फूलगोभी, पालक, सरसों, शकरकंद इत्यादि। ये सब किस में मिलते हैं? तो शीत ऋतु में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मोटे अनाज का सेवन। मोटे अनाज का सेवन हमें कैसे करना चाहिए? तो मोटे अनाज का सेवन स्वास्थ्य एवं पोषण की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होता है। मुख्य मोटे अनाज कौन कौन से हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का और क्या है दोस्तों? कोड़ो एवं रागी। ये सब क्या हैं आपके? मोटे अनाज क्या है आपके? मोटे अनाज। मोटे अनाज पोषक तत्वों का एक पावर हाउस होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पावर हाउस, मोटे अनाज पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है, जैसे कि आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यानी मोटे अनाज में मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मोटे अनाजों में? आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी। ये सब किस में पाया जाता है? मोटे अनाजों में। इनके सेवन से अनिद्रा और अवसाद, इनके सेवन से क्या होता है? अनिद्रा और अवसाद जैसी स्थितियों से बचने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, यह गर्भवती महिलाओं में एनीमिया और मधुमेह आदि बीमारियों से बचाव करते हैं। क्या? मोटे अनाज। ये देखिए, इसमें डायग्राम में मोटे अनाज में मक्का है, बाजरा है, और क्या दिया है दोस्तों? ज्वार। और क्या दिया है दोस्तों? ज्वार। ठीक है, और रागी सरसों होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब चलते हैं कि मोटे अनाज के आटे का उपयोग रोटियां बनाने एवं अन्य आटे के साथ मिलाकर पराठे एवं रोटी बनाने के लिए किया जा सकता है।
बच्चे के लिए पौष्टिक आहार के रूप में मोटे अनाज के पाउडर में मेवे एवं फलियों को मिलाकर या मोटे अनाज के साथ अन्य आटे को मिलाकर खाद्य पदार्थ जैसे कि हलवा, दलिया, लड्डू आदि तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को बढ़ाने के उपाय। पोषक तत्वों को बढ़ाने के उपाय कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं दोस्तों, आप बताएंगे हमें कि कौन कौन से हैं। तो खाद्य पदार्थों से पाए जाने वाले पोषक तत्वों की शरीर में उपलब्धता खाना पकाने के तरीकों पर भी निर्भर करती है। यदि खाना उच्च तापमान पर देर तक पकाया जाए, तला जाए तो इसके खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कुछ विधियां ऐसी हैं जिन्हें अपनाने से खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है और पोषक तत्वों के नुकसान को कम किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को बढ़ाने या सुरक्षित रखने की विधियां निम्नवत हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी विधियां हैं ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहली विधि है भिगोना। कौन सी विधि है? भिगोना। पहली विधि क्या है? भिगोना। इस विधि में क्या है? इस विधि में बीज या अनाज को पानी में भिगोने के पश्चात प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि पहले हम क्या करते हैं, बीजों को भिगो लेते हैं, किसमें? पानी में। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि चना है, दालें हैं आदि। इससे खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता में बढ़ोतरी होती है तथा खाना भी जल्दी पच जाता है। अब आता है अंकुरण। अंकुरण में क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत सूखी दालों और अनाजों को कुछ समय तक भिगोकर नरम किया जाता है तथा उसके बाद भीगे सूती कपड़े अथवा बर्तन जिसमें चारों तरफ छेद हों उसमें रखा जाता है, जिससे पानी और हवा से वह अंकुरित हो सके। अंकुरित अनाज व दाल को पचाना आसान हो जाता है। साथ में पोषक तत्व जैसे विटामिन व मिनरल की उपलब्धता बढ़ जाती है। उदाहरण में हम देखें तो उदाहरण में आपका चना, मूंग, सोयाबीन, मोटा अनाज। अंकुरण अनाज व दालों को सुखाकर भूनकर पाउडर के रूप में बच्चे व महिलाओं के भोजन में मिलाकर पौष्टिक आहार तैयार किया जा सकता है। ये है आपकी अंकुरण विधि। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं खमीर उठाना या फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ। ये भी एक विधि है पकाने की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है? इसमें दही, मट्ठा, इडली, डोसा आदि फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ हल्के और सुपाच्य होते हैं। उन्हें खाने से उपापचय से मेटाबॉलिज्म में सुधार आता है और शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इससे शरीर को विटामिन B12 प्राप्त होता है। कौन सा? विटामिन B12। ठीक है दोस्तों, भाप से पकाना जिसे हम स्टीम कुकिंग कहते हैं। भाप में पकाने से भोजन की पौष्टिकता बनी रहती है, साथ ही स्वाद को बनाए रखने में मदद मिलती है। उदाहरण में इडली फेरा जिसे हम फरा बोलते हैं, इडली फरा और हरी सब्जियां, ये सब किस में? भाप से पकाने में, स्टीम कुकिंग में। अब है भूनना, रोस्टिंग। यह भोजन की नमी को कम कर गुणवत्ता बनाए रखने की एक कारगर विधि है। भूनने से खाद्य पदार्थ में उपलब्ध पोषक तत्वों की हानि कम होती है। इसमें तेल या घी की आवश्यकता नहीं होती है या काफ़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है और स्वाद में भी सुधार होता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो उदाहरण आपका भुना हुआ चना, मखाना, मूंगफली, बीज आदि। ठीक है दोस्तों, अनाज, दाल व बीजों से मिश्रण को भूनकर स्वादिष्ट पाउडर बनाया जा सकता है, जो कि भोजन बनाते समय तथा पके हुए भोजन में ऊपर से डाला जा सकता है। स्वाद व ऊर्जा दोनों बढ़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज क्लास इतनी ही रखते हैं, फिर कल चलेंगे संतुलित आहार या बैलेंस डाइट पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली क्लास आपके पास आती रहे और आप उसका अध्ययन करते रहें। ठीक है, धन्यवाद। टेक केयर।